बता दें। 1742nd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, राज की बात शो का नाम है। और मेरे साथ जो मेरी आज की मेहमान है, वो मेरे लिए एक सौभाग्य है कि मुझे मौका मिल रहा है उनसे बात करने का, उनसे उनका इंटरव्यू करने का। सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ पारिक ब्रदर जूलर्स का। पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंट राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक। पहनावा एक ऐसा स्टोर नागपुर शहर में जो महिलाओं को खूबसूरत बनने में पूरी मदद करता है, बिकॉज द बेस्ट ऑफ क्लोथिंग नॉट जस्ट फॉर पार्टी वेयर बट ऑल्सो रेगुलर वेयर्स यू गेट एट पहनावा। Can't forget to thank Mampi Reusable Diapers for Children, the Nagpur ka hospital, Orange City Hospital, and can't forget to thank Pooja Shelke with her gym called Live Fit, जहां पर आप जाकर फिट हो सकते हैं, and she'll help you with that. आज की जो मेरी मेहमान है, she has been 34 सालों तक उन्होंने एलईडी कॉलेज में काम किया। शी हैज बीन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। शक्तिपीठ एक ऐसा नाम जो सेवा भाव में महिलाओं के लिए विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। सबसे ऊपर ये कि उन्हें जब वो इंदिरा गांधी जी से मिलने का मौका मिला, उनके लिए आज भी वो मोमेंट जो है वो बड़ा तरोताजा है। इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ है मेरी आज की विमेन ऑफ द ईयर। प्लीज वेलकम मिसेज नीला सप्ले मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू राज। मैम, आप एक प्राउड नागपुरकर हैं, आपका जन्म नागपुर में हुआ, आपका सब कुछ नागपुर में हुआ है। हाँ। मैम, जब छोटी थी तब का नागपुर और अब के नागपुर में क्या फर्क देखती है, क्या याद आता था? बहुत फर्क है नागपुर में, खासकर मेट्रो और बाकी डेवलपमेंट जो हुआ है। फिटनेस के बारे में लोग कॉन्शियस हो गए, ग्रीन जिम बन गए जी। और एजुकेशन में भी नागपुर अच्छी तरह काम कर रहा है। नागपुर में बहुत पॉजिटिविटी है, ऐसा मुझे लगता है। सब दृष्टि से हम सेफ है। नेचुरल कैलेमिटी नहीं, पॉलिटिकल कैलेमिटी नहीं जी। और कहीं भी जाओ तो हम 15 मिनट में पहुंच जाते, ये बड़ी सुविधा है जी। नहीं, लेकिन ये शहर हमेशा से बड़ा ही सुरक्षित शहर रहा है। हाँ। देश के बीचों बीच। हाँ। है ना? तो एनसीसी कैडेट में थी नीला सप्ले जी। हाँ। और मौका मिला ग्लाइडिंग करने का, पहला जो स्क्वाड था एनसीसी का ग्लाइडिंग करने का, उसमें मौका मिला। और इंदिरा जी से कैसे मिली आप? नागपुर में ग्लाइडिंग जेंट्स के लिए, लड़कों के लिए था जी। यहाँ टू महाराष्ट्र एयर स्क्वाड्रन एनसीसी से नोटिफिकेशन पेपर में आया था कि नाउ दे विल बी गिविंग दिस ट्रेनिंग टू गर्ल्स ऑल्सो। ओके। तो कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद हम कुछ 8-10 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी और हमारा एयरपोर्ट पे ट्रेनिंग होता था जी। वो एनसीसी के वैन में एयरपोर्ट पहुंचना, कभी नहीं वैन मिली तो साइकिल से जाना, दिन भर ट्रेनिंग करना जी। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस वो था। फिर एक ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन थी जी, जहां पूरे भारत से काफी स्क्वाड्रन से लड़कियां वो कंपटीशन के लिए आई थी। तो दिल्ली में वो कंपटीशन हुआ था और को पायलट हमारे साथ में थे और उन्होंने हमारा ट्रेनिंग ऑब्जर्व किया कि पर्टिकुलर स्पॉट पे लैंड होना है जी। और ग्लाइडर में इंजन नहीं होता ना, सब मैनुअल कंट्रोल करके यू नीड टू फ्लाई जी। तो उसमें मुझे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक मिला था 2-3 राउंड्स के बाद। तो रिपब्लिक डे परेड में हर साल प्राइम मिनिस्टर्स रैली होती है जी एनसीसी कैडेट्स के लिए जी। वो दिल्ली में गैरिसन परेड ग्राउंड में तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के को वेलकम करने का सौभाग्य मुझे मिला था। मैंने अपना ग्लाइडर उनके स्टेज के सामने लैंड करके उनको स्वागत किया था और वो बड़ी प्राउड मोमेंट थी मेरे लिए, नागपुर के लिए भी और मेरे परिवार के लिए भी। मैम, इंदिरा जी से जब पहली बार मुलाकात हुई, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, किस तरह से देखा आपने उनको और वो किस किस्म की पर्सनालिटी रखती थी? बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ग्लैमरस और इतना ट्रेनिंग हुआ था जी कि बहुत वो जो एक्शन था वो शायद बहुत
तब मैकेनिकल हो गया कि वहां जाना है, इतने कदम चलना है, ऐसे हाथ करना है। लेकिन बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था, क्योंकि मेरे जो अन्य स्क्वाड के लोग थे उन लोगों ने बहुत चिल्लाया जी, और बहुत जोर से स्वागत हुआ, क्योंकि ऐसे शायद नागपुर के लिए पहली बार हुआ था। मैम, वक्त के साथ पर्सनल लाइफ में क्या क्या चीजें होती रही? हाँ, मैंने साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर 1 साल मैंने अमरावती में लेक्चरशिप का जॉब किया जी। और फिर मैं एलएडी में आ गई, मेरी शादी भी हो गई, बच्चे हो गए, और थोड़ा एनसीसी और स्पोर्ट्स दूर हो गया। मैं कॉलेज जीवन में थी तब मैं हॉकी और बास्केटबॉल खेलती थी जी। लेकिन यंग लड़कियों के साथ रहने को मिलना और उनको एम्पावर करना, नॉट ओनली फॉर द एकेडमिक लाइफ बट फॉर होल देयर लाइफ, तो लाइफ स्किल्स के बारे में बताना जी, लाइफ के बारे में बताना, उनको एम्पावर करना, ये मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन था मेरे लिए कि मैं यंग जनरेशन के साथ रहती हूँ और उनको जो चाहिए वो सपोर्ट मैं दे सकने का आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई सपोर्ट। मैम, उस समय साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट था वो पढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन जो उस समय की जो मानसिक स्थितियां थी लोगों की, वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज से बहुत अलग होंगी, बिकॉज उस दौर में कंपटीशन या उस दौर में स्ट्रेस लेवल्स, उस दौर में रिलेशनशिप इश्यूज इतने नहीं थे जितने आज देखने को मिलते हैं। इश्यूज तभी भी थे, लेकिन फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट और थोड़ी कम कंपटीशन और सोशल मीडिया का इतना निगेटिव इफेक्ट शायद नहीं था। और स्टूडेंट्स में या परिवार का सपोर्ट होने के कारण वो फाइट करने की क्षमता थी। ऐसा आज आपको क्या कमजोरी लगती है? आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया आने के बाद ज्यादा होने लगा है? हाँ, फोमो जैसा है, बिहेवियरल इश्यूज है। वाह, आई एम लविंग दिस वर्ड फोमो फ्रॉम यू मैम। जी। सोशल प्रेशर है, तो सब ये सब झूठ है, नकली लाइफ लोग दिखाते हैं। अंदर में सच में उतने वो पॉजिटिव है क्या, हैप्पी है क्या, ये पता नहीं रहता, लेकिन ऐसे लगता है कि वो दिखाने के लिए सब करते हैं। पर ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है। पर ये जो मैम इश्यूज हैं मैम, ये आज के बनाए भी तो नहीं हो रहे ना मैम, मतलब कहीं ना कहीं बीज बोया होगा तभी तो जाके आज फसल कट रही है मैम। जैसे मैं बोल रही थी कि इश्यूज तभी थे, अभी वो थोड़े एग्रीवेट हो गए हैं और सब सेल्फ सेंटर्ड लाइफ बिता रहे हैं जी, इसलिए उसको कोप अप करना की क्षमता कम होती जा रही है। मैम, ये जो एक सोच है कि आपको एक जिंदगी मिली है, आपको पूरे तरीके से उसको जीना चाहिए, एक जिंदगी आपको मिली है, आप उन्हें अगर आप किसी किस्म के रिलेशनशिप बैटल में है तो आपको उससे अपने आप को, या तनाव में है तो आपको उससे अपने आप को दूर कर देना चाहिए। अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में है जो आपको स्ट्रेस ज्यादा देता है, रिटर्न्स कम देता है, तो आपको उससे दूर हो जाना चाहिए और अपना एक ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जिसमें दिमाग पे कम और दिल में ज्यादा महसूस करें आप। दूर होना बहुत आसान है ना? हाँ। आप कोई चीज लो और उसको छोड़ दो, बहुत आसान है, लेकिन सस्टेन करके फाइट करना बहुत जरूरी है। आप एक चीज छोड़ोगे, दूसरे जाओगे तो वहां भी वही है जी। आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा, खुद को झगड़ने का स्किल लाना पड़ेगा, और इतनी स्मूथ लाइफ तो होती नहीं है, हर किसी के फेज में कुछ ना कुछ इश्यूज, प्रॉब्लम्स सब होते ही रहते, तो छोड़ना बहुत आसान है। मुझे लगता है उससे कोप अप करके आगे जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्रॉब्लम्स तो रहने ही वाली है, ऐसे कोई फील्ड नहीं है कि जहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम, लाइफ को लेके जो एक्साइटमेंट्स हैं वो बहुत कम हो गई है। पहले लोग जीवन को ये देखते थे कि जीवन लंबा होना चाहिए। आजकल एक बहुत कॉमन लाइन हो गई है कि जीवन लंबा नहीं, जीवन इंटरेस्टिंग होना चाहिए, भले वो छोटा रहे।
आयु एज फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, आप इसको किस तरह से देखती हैं? लॉन्गेटिविटी बड़ी है, लाइफ स्पैन बड़ा है, लेकिन देखो हर कोई मरना नहीं चाहता। वो ये जो जीवन का सत्य है कि सम अदर डे आई एम गोइंग टू डाई, लेकिन मेरे लिए सबको खुद को ऐसा लगता है कि ये मोमेंट मेरे लिए बहुत अभी टाइम है, तो अभी जी लूं मैं जी। और इसके बारे में हमारे यहाँ कभी किसी के घर में बात भी नहीं होती है ना। हम किसी से मिलते हैं तो तुरंत बोलते हैं 100 साल जिएगी, मैं तुरंत फीडबैक देती हूँ तू भी जिएगी मेरे साथ, तो हम दोनों 100 साल जिएंगे, केवल मैं जीऊंगी ऐसा नहीं है। तो ये एक कहने की बात हो गई जी, लेकिन जो लॉन्गेटिविटी अभी हमको मिली है उसका हम फायदा करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जहाँ से आनंद मिलता है, समाधान मिलता है, ऐसे मोमेंट हम खुद ही अपने जीवन में जरूर ला सकते हैं। कोई भी एज के क्यों न हो, छोटी छोटी चीजों में हम आनंद पा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि आपका नाम गरिमा भी है। हाँ, मैं शादी के पहले मैं नीला भिड़े थी जी, और अभी मैं गरिमा सप्रे हूँ शादी के बाद में जी। और ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया है सब। ये नाम जब बदला तो मजा नहीं आया? मजा आया जी, मजा आया, क्योंकि नीला पुराना नाम है जी। और सच बताऊं तो थोड़े उस टाइम में मेरे नाम का गरिमा अभी भी है, तभी तो थोड़ा ज्यादा था, ऐसा मैं खुद को महसूस करती हूँ। मैम, ये जो पूरा पढ़ाने वाला ये जो एक आपका करियर रहा है, उसको जब पीछे पलट कर देखती हैं तो पहले के प्रोफेसर्स या पहले के टीचर्स और आज के टीचर्स में हम बहुत सारा फर्क भी देखते हैं। पढ़ाने के तरीके बदल गए हैं, बहुत सारे पॉलिसीज में इम्प्लीमेंटेशन आया है, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसको लेकर बड़ा उत्साह है एजुकेशन फ्रेटर्निटी में। आप इन बदलाव को, आप इन ट्रांसफॉर्मेशंस को किस तरह से देखते हैं? बदलाव हर जनरेशन में आता है जी। मैं जब पढ़ाती थी तो शायद 2-3 साल में बदलाव आता था, अभी हर एक साल में बदलाव आ रहा है जी। और टीचर्स में खुद को ऐसा बदलाव लाना और अपडेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है गूगल, विकिपीडिया और कहीं से जी। उनको जो कंसेप्ट क्लियर करना या वो कंसेप्ट का एप्लीकेशन करना, ये एक एक्सपीरियंस टीचर ही बता सकता है। और तब भी मैं पढ़ाती थी, अभी भी मेरे पास कुछ मेरे स्टूडेंट्स पीजी करने वाले, ये करने वाले, स्कूल के भी कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास कुछ कंसेप्ट सीखने के लिए, तो मैं अपनी सेवा उनको भी देती हूँ। मैम, शक्तिपीठ से आप जुड़ी, हाँ, ये कैसे हुआ? शक्तिपीठ एक राष्ट्र सेविका समिति का प्रोजेक्ट है जी, जो राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका थी जिन्होंने शुरुआत की, उनका एक स्मारक वहां पे है जी। और वहां विमेन एम्पावरमेंट, विमेन को सक्षम बनाना, अपने जीवन में अच्छी जिंदगी देने का मौका देना, इसलिए हम हर क्षेत्र में काम करते हैं। वो आध्यात्मिक है, सामाजिक है और आर्थिक भी है जी। कुछ ट्रेनिंग देते हैं और वो ट्रेनिंग में कुछ व्यंजन बनाना महिलाएं सीखती है, कुछ महिलाएं उसके बाद अपना खुद व्यवसाय करती है, कुछ छोटे छोटे गांव से भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए महिलाएं आती है जी। उनको भी हम व्यंजन बनाना सिखाते हैं। वहाँ पे होम्योपैथी चिकित्सालय है, लाइब्रेरी है और कुछ सांस्कृतिक धार्मिक उपक्रम भी होते हैं, जैसे कुछ प्रवचन है, कीर्तन है। हम कीर्तन प्रशिक्षण शिविर लेते हैं महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए भी। और कीर्तन कैसे करना एक समाज प्रबोधन का बहुत बड़ा माध्यम है। कीर्तन से लोग जुड़ जाते हैं, तो कीर्तन कैसे करना ये सिखाया जाता है। और फिर वो जो हमारे प्रशिक्षण किए हुए है, वो बाहर जाकर छोटे छोटे गांव में जाकर या नागपुर में भी अच्छा कीर्तन सादर करते हैं, तो उसका बहुत लाभ समाज को हो रहा है। मैम, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक ऐसा दौर था जब उसकी जरूरत थी, आपको लगता है अभी भी जरूरत है? क्योंकि अब तो महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी भी हो गई हैं और आगे भी बड़ी प्रबलता के साथ बढ़ते जा रही हैं।
हाँ, लेकिन सक्षम होते समय सावधानियां रखना भी जरूरी है जी। सभी को ये सावधानियों का महत्व, मर्यादाओं का महत्व और अपना आत्मसम्मान, इसके लिए मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है, सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है। और हम कहते हैं कि महिला अभी आत्मनिर्भर हो गई ये, लेकिन परिवार में जब तक निर्णय लेने के क्षेत्र में महिलाएं नहीं आती तब तक पूरी तरह से वो एम्पावर हो गई ऐसे मैं नहीं समझती। तो अभी ये प्रोसेस चलने वाली है और अगर आगे भी बढ़ी तो उसको डिसिप्लिन में रखना भी जरूरी है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है महिलाओं को तो उसका भी ध्यान महिलाओं ने रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैम, महिलाओं को लेकर एक बात हमेशा कही जाती है कि माता पिता ने अपनी बेटियों को सिखाने से ज्यादा अच्छा है कि वो अपने बेटों को सिखाएं कि चीजें किस तरह से होती हैं, समाज किस तरह से चलता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये जो एक चलन शुरुआत से रहा है कि समाज का झुकाव जो है वो लड़कों के प्रति, पुरुषों के प्रति, पुरुष प्रधान समाज कहते हैं हमेशा। अब भले बदलाव आ रहा है एक समांतर की एक्सपेक्टेशंस के साथ, लेकिन क्या आप भी इसी बात पर? नहीं, हम तो कहते हैं कि अगर एक लड़की सीख गई या आत्मनिर्भर हो गई तो वो दो परिवार का उद्धार करती है, अपने मैके का भी और अपने ससुराल का भी। तो बच्चों लड़कों को नहीं पढ़ा ऐसे मैं नहीं बोलती, किंतु अगर लड़कियों को ज्यादा प्रोत्साहन देके पढ़ाएंगे तो वो सचमुच दो परिवार का उद्धार कर सकती है, ऐसा मैं मानती हूँ। पर मैम ऐसा क्यों? मतलब ये मेरे मन में भी सवाल है और मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसका जवाब कमजोरी है कि एक पुरुष ये सोचता है कि एक महिला कमजोर है। हो सकता है ये एक थॉट हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्यों ऐसा है? शुरुआत से ऐसा रहा कि लड़कों को ज्यादा पढ़ाई में आगे किया गया, व्यवसाय में आगे किया गया, नौकरियों में लड़कों को। मैं बिल्कुल मानती नहीं हूँ ये बात जी, क्योंकि ये नहीं है, ये सच बात नहीं है। लड़कियां अपने लिए खुद मौका ढूंढ के भी आजकल आगे जाने लगी है। और अगर एक परिवार में एक बेटा एक बेटी है तो चाहे ग्रामीण है या शहरी है, आज के पिछले 10 सालों में ये भेद नहीं ये है, भेदभाव नहीं रहा है। नहीं उसके रहा पहले था। मेरी कुछ उसकी वजह क्या थी? वजह क्या हो सकती है उसकी? बेटी को क्या करना है, पढ़ा के ससुराल तो भेजना है, ये एक था। वो आर्थिक सक्षम बन सकती है या एक अच्छी माता बन सकती है, ये दृष्टिकोण नहीं था। आजकल सब कॉन्शियसली एफर्ट्स करते हैं कि मेरी लड़की पढ़े भी, अच्छी माता भी बने और समाज की अच्छी एक सुगृहिणी, अच्छी सदस्य बने, उसको समाज के लिए वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करे। ऐसे ही विचार परिवारों में दिए जाते हैं। हम ऐसा बताते हैं कि ऐसे विचार हर घर में पहुंचना चाहिए कि क्यों नहीं, छोटा बड़ा जो भी कोई हम कंट्रीब्यूट कर सके तो हमारे समाज के लिए, देश के लिए हर व्यक्ति ने करना चाहिए। और इसमें बेटियों का सपोर्ट ज्यादा हमको आगे ले जाने में मदद करेगा। मैम, कोविड के बाद देखा गया कि नंबर ऑफ डिवोर्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्या वजह हो सकती है? वजह पहली तो मैम, मैं आपके लिए बाउंसर तो नहीं फेंक रहा हूँ ना क्योंकि मैम इस इंटरव्यू से ये भी मैं बता रही थी कि जो हमको स्वतंत्रता मिली है जी, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी से हर महिला ने अपना दायित्व अगर निभाया जी, और क्यों नहीं विन विन सिचुएशन में दो लोग आ सकते हैं जी। तो ये हम काउंसलिंग के करते हैं तभी बताते हैं जी कि कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ आपके पार्टनर को छोड़ना पड़ेगा और दोनों मिलकर हम अपने परिवार को अगर आज आगे ले जाएंगे तो सुदृढ़ बच्चे, सुदृढ़ समाज तैयार होगा। बिल्कुल। लेकिन सेल्फ सेंटर्ड, फिर मैं आ गई कि सोशल मीडिया का ओवर इन्फ्लुएंस और सच ट्रू लाइफ, जो ट्रुथ है उसका एक्सेप्टेंस नहीं रखना और बाहर के जिंदगी का अट्रैक्शन जो रियल नहीं है जी, वो आज के पीढ़ी को लगता है कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
बाकी जो हम जो देखते हैं आगे पीछे पढ़ते हैं उसका भी इन्फ्लुएंस शायद होता है। कई हद तक मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर्स का इंटरफियरेंस भी काम बीच में आ सकता है। दो लोगों के बीच में अगर उनका हमको सपोर्ट लेना है और परिवार आगे बढ़ाना है, ये बात हर माँ ने अपने बच्ची को देनी चाहिए कि अपने घर के जो सीनियर्स है वो अपने को सपोर्ट ही करने वाले हैं, दे आर योर वेल विशर। ये मान के चलेंगे तो उनका सपोर्ट और उनको जो ब्लेसिंग्स है जी। और त्रुटियां तो हर व्यक्ति में होती है। मैं मेरे दोष क्यों नहीं देखती, हम दूसरों को दोष देखते हैं। तो गलतियां सबसे होती है, दोष सभी में होते हैं। तो ऐसा भी कहीं तो भी होना चाहिए कि मैं मेरी त्रुटियां देखूंगी, मेरे दोष देखूंगी और फिर सामने वालों के उस नजरिए से न देखते हुए उनके पॉजिटिव क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, फिर दोनों की स्ट्रेंथ से हम परिवार कैसा संभाल सकते हैं। मैम यूरोप हो, अमेरिका हो, जापान हो, मैम ये सभी देशों ने सोशल सिक्योरिटी के ऊपर में बहुत सारा काम किया, स्पेशली अपने सीनियर सिटीजन्स को लेकर। और उनके लिए उनके सीनियर सिटीजन्स एक विकिपीडिया से कम नहीं, एक ज्ञान का वो भंडार है, एक एक्सपीरियंस का वो भंडार जिसके आधार पे वो युवाओं को प्रेरित करते हैं और सोशल सिक्योरिटी के नाम पे अपने सीनियर सिटीजन्स की बहुत देखरेख भी करते हैं। भारत इस चीज में काफी पीछे रहा है शुरुआत से। सोशल सीनियर सिटीजन्स के लिए अपार्ट फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट जो कोशिश करता है सिक्योरिटी देने की, अपार्ट फ्रॉम दैट मैम सरकारों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कुछ तो नहीं किया। हाँ, लेकिन अभी कुछ नंबर आए हैं कि कुछ अगर प्रॉब्लम है तो ये नंबर पे कॉल करो, तुरंत आपको सपोर्ट मिलेगा। या मेडिकल फैसिलिटी में भी कुछ प्लानिंग या योजनाएं हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। और अपने यहाँ मूलभूत प्रश्न यही है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, तो क्या क्या सरकार करेगा। सरकार के अपेक्षा समाज ने ही ये दायित्व लेना चाहिए और कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम खड़ी करनी चाहिए। मैम एक तरफ एक आर्टिकल मैंने बीच में पढ़ा था जिसमें इस बात का उल्लेख था कि एक तरफ जहां अनाथ आश्रम कम हो सकते हैं आने वाले वक्त में, वहीं पर वृद्ध आश्रम बढ़ सकते हैं। हाँ। क्या ये एक चिंता का विषय है या फिर ये अच्छी बात है? नहीं, चिंता का विषय तो जरूर है, अच्छी बात नहीं है। और नहीं, अच्छी बात इसलिए कह रहा हूँ कि वृद्ध जो है, सीनियर सिटीजन है, उनको अपना एक जोन मिलेगा एक। हाँ, लेकिन उनको वो उसमें उनको आनंद आ रहा है क्या, ये महत्वपूर्ण बात है। उनको अगर आनंद आ रहा है तो ठीक है, वो अपना चॉइस से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर उनको परिवार के साथ रहने में ज्यादा आनंद आ रहा है तो उनका चॉइस होना चाहिए। मैम चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में आपका क्या सोचना है? क्योंकि वक्त के साथ हम देख रहे हैं कि जहां कंसीव करने की बात आती है तो महिलाएं भी आजकल थोड़ी सी कमजोर पड़ते जा रही हैं। भले टेक्नोलॉजी का साथ मिल रहा है और आईवीएफ और ये सब जैसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी जिनकी इच्छा है वो जरूर अडॉप्ट करें। और वो जरा प्रोसीजर लंबा है, वह कोर्ट से वगैरह जाना पड़ता है, लेकिन एक बच्चे को अगर अच्छा परिवार मिल रहा है तो क्यों नहीं वो आनंद ले सकते हैं। जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। और लेकिन खुद का बच्चा भी, बच्चे अगर महिलाएं तय करे कि कुछ शादी की उम्र कम करके और कुछ करियर को थोड़ा सा कम करके हम पहले अपना मातृत्व का दायित्व निभाएंगे और फिर मेरा करियर तो है ही, ये भाव मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैम आपने सरकारों के काम देखे हैं, आपने बदलती हुई मशीनरी के पॉलिसीज आपने देखी हैं, और क्योंकि आप खुद एक काफी पढ़ी लिखी महिला हैं तो आप चीजों को समझती हैं। मैम हम कमजोर कहाँ पड़ जाते हैं? क्या जो जनता है वही सरकार के साथ खड़ी नहीं रहती, या फिर सिर्फ हम इलेक्शन के टाइम पे या भारत पाकिस्तान के मैच के टाइम पे अपने आप को एक सच्चे भारतीय दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर सिर्फ ये दिखावा है, हम अंदर से एक सच्चे सिटीजन है ही नहीं?
कमजोर कहाँ है? कमजोर इम्प्लीमेंटेशन में आता है, ऐसा मुझे लगता है। और केवल क्रिकेट मैच के तभी देश प्रेम आता है ऐसे नहीं। अभी जब चंद्रयान-3 हुआ जी। हमने देखा कि लोगों में हर किसी में एक देश प्रेम का भाव जागृत हुआ जी। और 15 अगस्त के हमने देखा कितना सुंदर लग रहा था कि हर घर में तिरंगा फैल रहा था जी। तो एक भाव एक कृति से वो दिखने लगा है, अभी छोटे छोटे कृतियों से देखने लगा है। नागपुर जैसे शहर में शहर स्वच्छ रखना है या कोई ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, ये भी देश प्रेम की बात है, ऐसे मुझे लगता है। मैम अब आगे जाके क्या करना चाहती है नीला सप्रे जी? क्या प्लान है? बकेट लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं? शक्तिपीठ का काम तो है ही, लेकिन उसके साथ जो बच्चे जरूरतमंद है उनको लिखना पढ़ना, गणित के कुछ कंसेप्ट सिखाना और उनको संस्कारित करना, ये छोटी सेवा देने का मैं काम कर रही हूँ और उसमें मुझे अच्छा रिजल्ट्स मिलना चाहिए ऐसे लगता है। प्रयत्न कर रही हूँ लेकिन कठिन है, ये भी लगता है, क्योंकि घर जाके वो भूल जाते हैं। जी। मेरे पास एक बच्ची आती है, देर से आगे ऐसे पूछा तो 8वीं की बच्ची बोलती है कि मैडम मैं मेरी सब्जी रोटी बना के आई हूँ, आज क्यों देर से आई, आज नल नहीं आया। तो मुझे बहुत दुख होता है कि देखो प्रायोरिटी में उसकी पढ़ाई दूर हो गई और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बच्ची के ऊपर आ गई जी। तो एजुकेशन अभी भी भले ही स्कूल में जाती है, स्कूल में उसको खाना मिलता है, लेकिन एजुकेशन उससे अभी दूर है जी। सबके पास संस्कारित शिक्षा होनी चाहिए, ये मुझे लगता है। और मैम दुर्भाग्य की बात यह है कि लोगों के पास लोग मोबाइल लेकर सोते हैं। एक वक्त था जब लोग अपनी किताबों के साथ ज्यादा वक्त बिताया करते थे। सही बात। अब सरकार को भी कहीं ना कहीं लगने लग गया कि अब बच्चों से मोबाइल दूर करना चाहिए, नहीं तो पता चला कि बच्चे ना स्कूल वर्क कर पा रहे हैं ना होम वर्क कर पा रहे हैं। सही बात है। हम हमारी शक्तिपीठ की जो लाइब्रेरी है उससे एक उपक्रम लेते हैं कि कोई आसान सा विषय लेकर प्रश्न मंजूषा क्विज लेते हैं और घर घर में जाके वो सॉल्व कर सकते हैं। उसका एक फायदा होता है कि फैमिली के सब मेंबर मिला के, चाहे वो गणपति की है, चाहे देवी की है या शिवाजी की है, सब मिलके वो प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। कभी कभी गूगल का सहारा लेते हैं, कभी किताबें ढूंढते हैं। तो ज्यादा नहीं, कुछ छोटे स्तर पर हो सकता है, लेकिन वो घर में एक अलग विषय पे चर्चा होती है। घर के सब लोग एक साथ मिलकर कुछ निर्णय पे आते हैं और बड़े हैं बुजुर्ग किताबें ढूंढते हैं, बच्चे गूगल ढूंढते हैं। तो एक ये पारिवारिक एक्टिविटी हमारी शक्तिपीठ की है और उससे हमारा लाइब्रेरी और वाचनालय का दायरा बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ न कुछ सामाजिक स्तर पर अगर ऐसे एफर्ट्स किया जाए या बच्चों को अभिवाचन करके दिखाया जाए कथाएं, तो भी उसका उनको फायदा होगा। मैम मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, है ना, ये मेरे आखिरी के 2 सवाल हैं आपसे। मैम सुनील दिग्वेकर जी देख रहे हैं ये शो, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी जो मैं कहीं ना कहीं अग्री भी करता हूँ कि भारतीय जनता कमजोर नहीं है, परंतु जनता की कौन सुनता है। जनता जिन्हें सोचकर चुनकर देती है वे जनता को गुमराह करके अपने फायदे के लिए दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हमने देखा मैम कि जिस किस्म की पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं, है ना, पर मैम है तो बड़ी दुखद बात। लेकिन राजनीति अपने स्तर पे है, मैं मेरे स्तर पे क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ दूसरों को दे सकती हूँ, मेरा खुद का आनंद बढ़ा सकती हूँ, मेरा खुद का जो लाइफ का समाधान है वो मैं बढ़ा सकती हूँ। यहाँ तक मैं अपना पर्सनल देखती हूँ। राजकीय वो अलग बात है और वो सब सहने के लिए अलग, उसमें पढ़ने के लिए भी। पर मैम ये तो एजुकेशन होना चाहिए ना मैम कि किसको वोट दें, कम से कम। नहीं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। उस व्यक्ति के अंदर में क्या विशेषताएं होनी चाहिए या उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके आधार पर वोट करें। क्या मैम एक रिपोर्ट कार्ड नहीं होना चाहिए कि ये 5 सालों में ये सरकार ने ये काम किया, ये काम नहीं किया, या 100 में से उनको इतने % मार्क्स,
आर दे एलिजिबल टू कम बैक इन द पावर? नो, दे आर नॉट. अपनी जो वोट बैंक है वो सब एजुकेशन रिपोर्ट कार्ड पढ़ने वाले वोट करते हैं क्या, ये एक सोचने की बात है. जब तक इलिटरेसी है, रैशनल थॉट नहीं है, तब तक ये जो आप लोग चाहते हैं वैसे सत्य रूप में लोकशाही हमारे यहाँ है क्या, ये एक सोचने की बात मुझे लगती है. मैम, अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, नीला उर्फ गरिमा सप्रे, मैम, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? प्रोबेबली द कोट ऑफ योर लाइफ. जितना हम दे सकते उतना देना चाहिए समाज को, और उससे हमको जितना आनंद पा सकते हैं उतना आनंद पाना चाहिए. इट्स ऑल अबाउट गिविंग. अपने को बहुत मिला है अभी समाज से, तो उसको कुछ कृतज्ञता भाव जरूर होनी चाहिए जी. और आखिरी में मैं बताती हूँ कि एक सुनहरे पलों में हमारा संसार था और अचानक मेरे पति का हार्ट फेल से निधन हो गया जी. और ये देने का स्वभाव मेरे अंदर था, तो मैंने, मेरे ससुर जी थे, सास थी, और सभी की निर्णय प्रक्रिया में लेकर हमने उनके दृष्टिदान किया और पता चला कि 2 लोगों को उससे दृष्टि मिली. क्या बात. तो ऐसा हम देने की सोच अगर हमारे परिवार में रखेंगे तो ये बात सभी को जग जाएगी. तो देना बहुत महत्वपूर्ण है. मैं देने का आनंद और भी महत्वपूर्ण मुझे लगता है. मैम, मैंने शुरुआत में किया था कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपसे मिलने का मौका, आपसे बात करने का मौका मिल रहा है. उम्मीद है कि आपकी ये जो लाइफ की फिलॉसफी है, ऑल अबाउट गिविंग, ये लोगों तक पहुंचे, लोग इस पर सोच विचार भी करें और इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश भी करें. बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे लोग 60-70 साल की उम्र के बाद ईश्वर को ढूंढने निकलते हैं, जबकि हो सकता है उसी वक्त ईश्वर भी उनको ढूंढने निकला हो. तो जितने जल्दी हम इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि हम इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में क्यों आए हैं, उसका सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू राज. सुपर. तो सुपर विमेन ऑफ द ईयर मिसेज गरिमा सप्रे, नीला सप्रे मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात. इस पूरे इंटरव्यू के के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैंने कोशिश की जिससे मैम का पर्सपेक्टिव, मैम की सोच आप तक पहुंचे और एक जीवन का एक्सपीरियंस, जीवन के मूल मंत्र अगर आप तक पहुंचे और अगर आपके आपकी सोच में कुछ बदलाव आए, कुछ थॉट प्रोसेसेस आपकी चेंज हो, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. एंड द फिलॉसफी ऑफ गिविंग इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फिलॉसफी, बिकॉज वो कहते हैं ना कि गिवर्स गेन, जो देता है उससे खुद भी बहुत कुछ मिलता है. और हकीकत जो है वो यही है कि हम क्यों आए हैं इज द पर्पस ऑफ लाइफ. एंड राइटली सेड बाय सुनील दिग्वेकर सर, विच आई कंप्लीटली अग्री विद द थॉट कि पर्पस ऑफ लाइफ इज लाइफ ऑफ पर्पस. यू शुड हैव अ पर्पस. इफ यू डोंट हैव अ पर्पस देन यू नॉट लिविंग अ ग्रेट लाइफ. या नेत्रदान, आपके बॉडी पार्ट्स को जब आप दान कर सकते हैं, इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है. मतलब आप अगर ये गिवर्स गेन वाली पॉलिसी में अगर बिलीव न भी करें, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना कर दें कि अपने आप को उस एनरोलमेंट में लेकर आ जाए कि आप जब नहीं रहेंगे तब आप अपने शरीर के कुछ अंग आप किसी को दान देकर जाएंगे, इतना भी अगर आपने कर लिया ना तो वो बहुत है. आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं. और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो अपनी खेलने की चीजें गरीबों में बांट देती है, अपनी जेब की चॉकलेटें गरीब बच्चों को दे देती हैं, उनके चेहरे पे खुशियां लाने की कोशिश करती हैं, अपने ज्ञान को दूसरों को देकर कहीं ना कहीं उनकी मदद करती है, तो समझ जाइए वो नीला सप्रे बन रही है. जिंदा रहें. जय हिंद.